ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी एमसीक्यूज। तो पहला यूजीसी नेट PYQ का आपका क्वेश्चन है ये, एन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव टीचर विल इंश्योर। द ऑप्शंस आर देयर, फर्स्ट यूनिफॉर्मिलिटी इन लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, चेंजेस इन पर्सनल आइडियल्स, एंड फोर्थ cultural integration. I am giving you 2 seconds or 3 seconds to do this or solve, then I will tell you the answer. हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो। तो फ्रेंड्स, आपने अब तक आंसर तो निकाल ही दिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन जो टीचर है उनमें क्या इंश्योर करना चाहिए या उनके क्या आउटकम आने चाहिए। यूनिफॉर्मिलिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, ठीक है, कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। दूसरा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ये हो सकता है, पर हम आगे पढ़ते हैं। चेंजेस इन पर्सनल आइडियल्स, नहीं, हम ये नहीं कराते। कल्चरल इंटीग्रेशन, नो, ये भी एम नहीं है। तो दूसरा जो आंसर है आपका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप कि आपने ये आंसर इजीली किया होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, योर क्वेश्चन नंबर 2, इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन, किन चीजों पे डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन। जब आप पढ़ते हैं, जब आप बोलते हैं, तो वो जब आप मैसेज देते हैं वो किस पे इंटरप्रिटेट करना चाहिए। ये ऑप्शन है ट्रांसमिशन स्पीड, बी है टाइप ऑफ चैनल, सी है ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन, डी है कंटेंट कैरेक्टर। और ये आपके ऑप्शंस है, इसमें से आप चूज कीजिए जो आपका करेक्ट है, वो उस पर टिक करिए या अपने हिसाब से आंसर को समझिए। मैं 2 सेकंड बाद वापस आपको आंसर दूंगी, ठीक है। अब तक तो आपने सॉल्व कर दिया होगा। सो कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ये किस माध्यम में कर सकते हैं या किन चीजों से रिलेटेड होगा। ट्रांसमिशन स्पीड, इसकी जरूरत है नहीं। टाइप्स ऑफ चैनल, अभी नहीं, जरूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन में। तो हाँ, ये जो सी और डी है, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट कैरेक्टर, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड कॉम्बिनेशन। तो सी और डी जिसमें आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अ फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड एज एन, जो फोटोग्राफ है कम्युनिकेशन के अंदर, वो हम क्या कंसिडर करते हैं। पहला बैलेंस टेक्स्ट, सेकंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, थर्ड ओपन टेक्स्ट, या फोर्थ क्लोज टेक्स्ट। बताइए जल्दी, ये तो देखते ही आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। इसका आंसर होगा ओपन टेक्स्ट। ओके, ओपन टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं इट इज कंप्लीटली ओपन, सो डाइवर्स रहता है, दैट्स व्हाई इट्स अ ओपन टेक्स्ट। नेक्स्ट, इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड, किस थ्रू हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, स्वयं प्रभा के लेक्चर्स। ओके, ये पोर्टल है, आपको भी पता है। फर्स्ट DTH चैनल्स, सेकंड वेबसाइट, थर्ड भी हमारी वेबसाइट दे रखी है, फोर्थ है दूरदर्शन चैनल। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आप बताइए जी। अब तक तो आपने देख लिया होगा आंसर कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर होगा DTH, डायरेक्ट टू होम। इसके थ्रू आप स्वयं प्रभा के पोर्टल पे अपने आप को इनरोल कर सकते हो, इसके थ्रू कोर्सेज को आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपका DTH होगा आंसर 1। क्वेश्चन 5, ये क्या बोल रहा है देखिए, द ई कंटेंट जनरेटेड अंडर EPG पाठशाला, CEPG पाठशाला प्रोजेक्ट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट, नॉन टेक्निकल के लिए बात कर रहा है जी, कोर्सेज इज होस्टेड ऑन वेबसाइट। तो किस वेबसाइट पे हम लोग नॉन टेक्निकल पीजी पाठशाला के थ्रू प्रोजेक्ट जो चलाया गया था वो किसके ऊपर होस्ट होता है, कौन सी वेबसाइट। फर्स्ट एमपीटेल, सेकंड इन्फ्लुएंट, थर्ड स्वयं, या फोर्थ इग्नू। आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। जी बिल्कुल सही, अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया है
तो आपका बिल्कुल सही आंसर है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, समझ में आया आपको कि ये क्यों इस पोर्टल से हो रहा है? ये आपका स्टैटिक पोर्शन में है, हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which of the following is an offline method of teaching? कौन सा इनमें से ऑफलाइन मेथड है? कौन सी इसमें से जो मेथड है वो आपको ऑफलाइन दिया जाता है? पहला स्वयं, सेकंड मोक, थर्ड रिफ्लेक्टिव या थर्ड स्वयं प्रभा। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले स्वयं प्रभा का, उसमें डीटीएच आया था, तो ये ऑब्वियसली ऑफलाइन तो नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग इसको ऑनलाइन लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसी का पार्ट है स्वयं, मतलब ये सब एक ही पोर्टल के पार्ट है, और मोक इनसे मोक के ही ये दोनों पार्ट है। तो मोक तो खुद ही मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो लास्ट आपका जो बच रहा है वो है थर्ड, दैट इज योर थर्ड। इसे क्या बोलते हैं जिसे हम रॉन्ग करते हैं? पहले ऑप्शन को एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करके पूरे आंसर्स को हम जब निकालते हैं उसे बोलते हैं एलिमिनेट प्रोसेस। पहले हम सोचते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, उनको हम क्रॉस कर सकते हैं, और जो हमें आंसर नहीं भी पता हो तो ऑटोमेटिकली जो बच रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव क्या होता है? रिफ्लेक्टिव कौन सी आपकी ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग होती है बताइए? देखिए रिफ्लेक्टिव ऐसी टीचिंग होती है जिसके अंदर इस टाइप के यूज किया जाता है। अगर कोई टीचर कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, सपोज उन्होंने आपको कोई थ्योरीज बताई है, कुछ समझाई है, फिर टीचर ने आपको वापस उसके बारे में पूछा आफ्टर द क्लास कि आपको पूरा आ गया है, जब हम क्लास को एंड कर रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया, उसके बाद वापस हम रिपीट में पूछ रहे, तो अगर आप वो एज इट इज या उसमें से कुछ भी समझ के वापस उत्तर देते हो और वो अगर आंसर सही होता है, दैट इज द मेथड ऑफ रिफ्लेक्टिव। गॉट इट? ठीक है, ये एक मेथड होता है जिसमें टीचर खुद ये देख पाता है कि इज इट अ इफेक्टिव टीचिंग और नॉट, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये उस टाइप की टीचिंग है। और हम ये भी देख पाते हैं कि बच्चा कितना समझ रहा है, कितना उसने अपने सेंसेस से समझा है, या फिर जैसे हमने यूज किया है मेथड टीचिंग के वो उसे समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये तो क्वेश्चन नहीं है। सो हमारा जो श्रीजी स्टडी सेंटर है उसकी एक ऐप है, उसके अंदर अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं नेट यूजीसी नेट की, तो आपको पेपर 1 अवेलेबल होगा मात्र इतने रुपए में। जी हाँ, 5899 रुपीज में आपको अवेलेबल होगा। ये प्ले स्टोर में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इजी होके आप अपने क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व भी कर सकते हैं और सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो 7th हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 7th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल डिवाइस? इसमें से कौन सा मोबाइल डिवाइस नहीं है? फर्स्ट टैबलेट, सेकंड स्मार्टफोन, थर्ड डेस्कटॉप पीसी, फोर्थ ई रीडर। सी दिस इज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द आईसीटी। कुछ यूजीसी नेट ऐसे फ्री में नंबर बांट रहे होते हैं लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, तो इसका आंसर है डेस्कटॉप, क्योंकि ये ऑब्वियसली कंप्यूटर का पार्ट होता है, मोबाइल का पार्ट नहीं होता है। बाकी सारे टैबलेट, स्मार्टफोन और ई रीडर दे आर द पार्ट ऑफ फोन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, Bing is a web search, ठीक है, Bing is it's a web search engine owned and operated by which? ठीक है, इनमें से कौन सा Bing को जो वेब है उसको ऑपरेट करता है? फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड याहू, थर्ड अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन या फोर्थ अमेजन। आप इसमें से करेक्ट, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। ठीक है, अब तक आपने क्रैक कर लिया होगा इसका आंसर, तो इट्स ऑप्शन फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट है जो बिंग वेबसाइट सर्च इंजन को ऑन और ऑपरेटेड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं 9th, अ मूवी रिक्वायर्स 16 गीगाबाइट ऑफ द स्टोरेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डाउनलोड दिस मूवी? मतलब कोई 16 जीबी की मूवी है जिसे आपको डाउनलोड करना है ना, डाउनलोड करना है, पर आपकी मोबाइल की स्पीड है 64 मेगाबाइट, मतलब 64 MB पर सेकेंड है। ओके,
तो 1 KB इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1024 बाइट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये आपका आईसीटी का पार्ट है, मैं आपको 5 से 6 सेकंड देती हूँ इसमें कैलकुलेशन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से क्या क्रैक होगा, बताइए कैसे होगा। चिंता मत कीजिए, जिनको नहीं आ रहा है मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए पहले हम जो जीबी है उसको हम एमबी में कन्वर्ट करेंगे। तो एमबी में कन्वर्ट करने के लिए जीबी को हमें 1024 बाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एमबी कितना दे रखा है हमें 64, ओके, देन डिवाइडेड बाय 64, राइट, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा, कितना आ रहा है देखिए 256, ओके। सो 256 इसका सेकंड है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ओके। आई थिंक यू गॉट दिस आंसर करेक्ट। इजी था, सिर्फ आपको एमबी को जीबी को एमबी में कन्वर्ट करना था और आंसर आ जाता, क्योंकि हम अगर सेम वैल्यूज को इक्वल कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजीली हम लोग इस आंसर को क्रैक कर सकते हैं, ओके। मूविंग नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम द स्लोवेस्ट टू द फास्टेस्ट स्पीड। तो इनमें से आपको अरेंज करना है कि कौन सी मेमोरी जो है वो सबसे स्लो है, स्लो से फास्टेस्ट तक, ओके। तो आप देखिए, पहला देख रहिए मेन मेमोरी, फिर बी है हमारा ऑप्शन कैश, L2 कैश, सी है हार्ड डिस्क, डी है L1 कैश एंड ई है CD रोम। तो आप बताइए इसका सही अरेंजमेंट कैसे होगा, कैसे, पहले कौन सी मेमोरी होगी जो स्लो है, फिर उसके बाद उससे स्लो, उससे फास्ट, देन लास्ट में जो हाईएस्ट स्पीड है वो आपको अरेंज करना है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही, बताइए। पहली बात तो ये सबसे स्लो आपकी होती है कौन सी वाली, सेकेंडरी मान के चलते हैं, जो आउटसोर्सिंग वाली होती है जैसे CD रोम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ई आ जाएगा। तो देखते हैं इनमें से किस में ई है, इन दोनों में से, ओके, दोनों में ई आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं कैश 1 आएगा, ओके, कैश 2 आएगा, कौन सा आएगा बताइए, कैश 1 आएगा, कैश 2 आएगा, या कुछ और आएगा, नहीं ना, हार्ड डिस्क आएगा, जी हाँ, हार्ड डिस्क आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, ए मेन मेमोरी, फिर उसके बाद आएगा आपका बी, दैट इज L2 कैश, फिर आएगा आपका एकदम लास्ट में डी। तो आपका अरेंजमेंट है ई, सी, ए, बी और टी। ये आपका अरेंजमेंट रहेगा जो आपके स्लो से लेके फास्टेस्ट स्पीड जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो इस तरह से अरेंज होगी। देखिए इसका चार्ट है पूरा हमारे पास। देखिए पहला आता है सीपीयू रजिस्टर्स, सेकंड में हमारा क्या आ रहा है कैश, ठीक है, इसमें L1 L2 कर सकते हैं हम। उसके बाद आ रहा है आपका प्राइमरी स्टोरेज विच इज रैम, देन इट कमिंग टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क ड्राइव्स और SSDs etc। टर्शरी में हमारे वो सारी चीजें आती है जिसमें रिमोट स्टोरेज और ऑप्टिकल्स और बैकअप्स आते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, द मेजर्स ऑफ इंटरकोडर रिलायबिलिटी आर एम्प्लॉयड इन रिसर्च रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है जी, ये जो बात कर रहा है इंटरकोडर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो इंटरकोडर के बीच में होती है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये किसका पार्ट है, किसमें, किस रिसर्च में काम आता है सबसे ज्यादा, बताइए इसका आंसर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसका डिस्क्लोजर डिस्कोर्स एनालिसिस, सेकंड दे रखा है नरेटिव एनालिसिस, थर्ड दे रखा है पाथ एनालिसिस और फोर्थ दे रखा है कंटेंट एनालिसिस। तो आप बताइए इसमें से क्या होगा। देखिए फोर्थ होगा, क्योंकि ये जो है कंटेंट एनालिसिस ये आप एग्रीमेंट होता है इंटरकोडर्स के बीच में, जो कि क्या देता है, एक दूसरे को परमिशन देता है, और रिलायबिलिटी जो है ये रिसर्च में हेल्प करता है, ओके। बाकी सारे अलग अलग है। नरेटिव की क्या बात करेंगे, नरेटिव किसके लिए होता है, जब आप स्टोरीज वगैरह से रिसर्च करते हैं या उनके एक्सपीरियंस से रिसर्च करते हैं, उनको समझ के फिर रिसर्च करते हैं, वो चीज होती है, ठीक है। पाथ हमारा किसमें यूज होता है सबसे ज्यादा, सोशल साइंस वगैरह में, इनमें यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं,
देखिए, एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड, अगर छोटी स्केल पे अगर हम लोग एक्सप्लोरेटरी, क्या होता है ये रिसर्च, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर हम करते हैं तो किसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, उस चीज को हम लोग क्या नाम देंगे, पहला सैंपल टेस्ट, प्री टेस्ट, पायलट टेस्ट या इनफॉर्मल टेस्ट, बताइए इसका आंसर। ये तो सबसे ज्यादा इजी है। पहले तो ये समझिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता क्या है। वो होता है जिसका जो प्रॉब्लम है वो भी क्लियर नहीं होता हमें, और उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम विच इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ओके, ठीक है। तो आपने अब तक आंसर करेक्ट कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन है थर्ड, पायलट टेस्ट। ये होता है जो स्मॉल स्केल के लिए यूज आता है, इसी को बोलते हैं हम स्मॉल स्केल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, गॉट इट, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स इन रिसर्च द स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड एम्प्लॉयज, कौन सा वाला है, एक ये मैं बता देती हूँ, ये कौन सी वाली रिसर्च है, इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, ओके। सो किस लिए होता है ये और इसमें क्या यूज आता है, बताइए। स्नोबॉल में आपने सुना होगा, स्नोबॉल क्या होती है, चेन, इसको हम चेन मेथड भी बोलते हैं, चेन मेथड ऑफ सैंपलिंग, जिसके अंदर चेन बना के हम लोग रिसर्च या सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, चेन बना के स्नोबॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, रेफरल्स। ऑब्वियसली हम रेफरल्स लेंगे तभी तो चेन बना पाएंगे, दैट्स वाई ये कनेक्टिविटी को क्या करता है, अवेलेबल करवाता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, इसके सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, ओके। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट व्हेन इट कम्स टू डेटा, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डेटा अरेंजमेंट क्वालिटेटिव रिसर्च मस्ट गाइड अगेंस्ट द एरर ऑफ, कौन सा एरर, किस एरर के अगेंस्ट क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है वो होना चाहिए, किस डेटा के ऊपर, फर्स्ट सेग्रीगेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड एक्सपेंशन या फोर्थ कंट्रोल, बताइए इसका आंसर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये रिसर्च का, बताइए, जो कि हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, इसका आंसर होगा फर्स्ट सेग्रीगेशन। हमें पता है कि क्वालिटेटिव में क्या होता है, बेसिस ऑफ एटीट्यूड्स, एजेस, और इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एटीट्यूड और इन चीजों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सेग्रीगेशन जो है, इसके अगेंस्ट एरर का वो डेटा बनाता है, अरेंज करता है, ओके। नेक्स्ट, ओके, so this is our श्रीजी स्टडी बेस्ट फैकल्टीज। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं नेट, यूजीसी, जेआरएफ की, तो आप अगर अपने सफलताओं को पाना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए हमारे श्रीजी स्टडी सेंटर से, जिनकी इतनी बेहतरीन फैकल्टी है जो आपको अच्छे से पढ़ाएगी, अच्छे से आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगी, सारे डाउट्स को क्लियर करेगी और आपको आपकी तैयारी के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। तो प्लीज जुड़िए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, एंड साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच अवेलेबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ वेरिएबल लीड्स टू अ स्प्यूरियस, ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान देना, स्प्यूरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, इट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, फर्स्ट कंट्रोल वेरिएबल, सेकंड एक्सटर्नल वेरिएबल, थर्ड कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल या फोर्थ कंफाउंडिंग वेरिएबल, बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए, ये रिसर्च का फेवरेट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वो वेरिएबल है जो बोथ हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं रिसर्च में, उन दोनों वेरिएबल को क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट दोनों को अफेक्ट करता है। और कंपाउंडिंग क्या होता है,
बताइए, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, थर्ड वेरिएबल होता है, ठीक है। एक्सटेरियस फैक्टर होता है जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है और जो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कभी कभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन, किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्लूम्स। ब्लूम्स के जो तीनों डोमेन है, तीनों डोमेन है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये जो तीन डोमेन है, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इसके पार्ट की बात कर रहा है। उसमें से जो अफेक्टिव है, इनमें से वो कौन सा नहीं है जो अफेक्टिव डोमेन में नहीं आता है, आप बताइए। जैसे आपने पढ़ा होगा ना इसकी टेबल के बारे में, तो बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं आएगा, रिसीविंग, एनालाइजिंग, वैल्यूइंग या ऑर्गेनाइजिंग। जी, आंसर होगा आपका सेकंड। एनालाइजिंग जो है वो आपका पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन का, ठीक है। ब्लूम्स के जो 3 टेक्स्टोमोनी दे रखी है उसके कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है एनालाइजिंग। बाकी रिसीविंग, वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग ये आपका है अफेक्टिव डोमेन का पार्ट। और इसकी ये है चार्ट जिसके अंदर हम देख सकते हैं कैरेक्टराइजेशन, origination, valuing, responding, and the next is receiving. These are the factors or these are the affective domain. तो हमने देखा इसमें से जो थे हमने वो देख लिया है और जो नहीं थे वो हमारा गलत हुआ है आंसर, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स इन अ क्लास, अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकालने हैं क्लास के अंदर, ठीक है, इन अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज बाय द टीचर, तो कौन सा चीज या कौन सा असेसमेंट टीचर द्वारा यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर हमें अलग अलग डिफरेंसेस निकालने हैं, फर्स्ट है समेटिव, सेकंड फॉर्मेटिव, थर्ड है डायग्नोसिस और फोर्थ है पेयर असेसमेंट। बताइए, देखिए इसका कीवर्ड मैं बताती हूँ, इन द क्लास। सबसे पहली बात, इन द क्लास कौन कौन सा होता है, फॉर्मेटिव होता है और डायग्नोसिस होता है। तो डायग्नोसिस तो मेनली आपके प्रॉब्लम के लिए होता है कि आपको लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए यूज होता है। तो इसका आंसर होगा आपका फॉर्मेटिव, क्योंकि समेटिव आपका एंड ऑफ द क्लास होता है, ठीक है, विच इज योर लास्ट सेशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो सेकंड जो आंसर है फॉर्मेटिव, वो होता है यूज हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए निकालने के लिए, जो कि क्लास के दौरान ही होता है, जो इमीडिएट फीडबैक देता है, जो लर्निंग को बार बार इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। इसमें से हमें ये देखना है कि जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए जो लर्निंग होती है वो उनका कैरेक्टर नहीं है। फर्स्ट, सेल्फ लर्निंग। अब बताइए, अगर आप बड़े हो चुके हो और आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा है, तो अगर बड़े लोग हैं या फिर कोई बड़ा स्टूडेंट है या जो पीएचडी लेवल का स्टूडेंट है, तो क्या वो सेल्फ लर्निंग नहीं करेगा, क्या करेगा ना। तो सेल्फ लर्निंग इज द करेक्ट आंसर, ओके। रूट लर्निंग, ये किसका पार्ट है, ये तो चाइल्ड के लिए होता है, मेनली मेमोरी लेवल का पार्ट है। तो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो करेक्ट आंसर आपका होगा सेकंड, रूट लर्निंग। समझ में आया, क्योंकि ये मेमोरी लेवल पे होता है जिसमें आप रट्टाफिकेशन करते हैं, राइट, जिसके अंदर आप जो छोटे किड्स होते हैं उनको सिखाते हैं वो चीजें। बाकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्नर्स, दिस इज फॉर द एडल्ट, क्योंकि हमें टाइम मिलता है उस अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। और सोशल लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएबिलिटीज, डिसएबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन है, लर्नर्स हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात कर रहा है, मतलब समथिंग कैलकुलेशन से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड होगा, एंड फ्रैक्शंस, ऑब्वियसली इट्स ऑल रिलेटेड टू द मैथ्स थिंग, मैथमेटिक्स, ओके। तो फर्स्ट है डायलेक्सिया, फिर है डायस्पेक्सिया, डायस्ग्राफिया या डाइकैल्कुलिया। इसमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है। हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, लेकिन एनटीए ने प्रीवियस ईयर जो है इस क्वेश्चन को दिया था, तो इसको आपको लर्न करना जरूरी है। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो किससे रिलेटेड है, सी ये किस चीज से रिलेटेड है, हम देख सकते हैं मैथ्स जैसी चीजों से रिलेटेड है। और हम इसमें देखते हैं मैथ्स से रिलेटेड एक ही चीज दिख रही है, कैलकुलिया, विच इज मीन कैलकुलेशंस।
तो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है उसे बोलेंगे डाइसकैल्कुलिया। ठीक है, इसका मैं पूरा चार्ट लाई हूं आपके लिए। ठीक है, ये आप पूरा चार्ट देख के पहचान सकते हैं या मीनिंग देख सकते हैं एक एक का। डायलेक्सिया का मीनिंग है लैंग्वेज और रीडिंग के बेस पे अगर डिसेबिलिटी है, कैलकुलिया मैथ्स बेस जो अभी हमने किया सॉल्व। फिर ग्राफिया, ग्राफिया मतलब राइटिंग, ग्राफिक्स। ठीक है, इससे लर्न कर सकते हो आप, इजी पड़ेगा। ठीक है, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स को बोलते हैं सेंसरी कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, अफेक्टिंग द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फिर है ये डायस्प्रेक्सिया जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी। ओके, दीज आर द डिसेबिलिटीज। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का। ठीक है, अ केमिस्ट्री टीचर इज लर्निंग marketing management as a lifelong learning process. Which type of learning can this be categorized as? First option formal education, second informal, third non formal या फिर ऑफलाइन एजुकेशन। बताइए, बताइए इसका आंसर। सी बहुत इजी भी है और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इन तीनों का डिफरेंस तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। सी इसका तो कोई रोल नहीं है ऑफलाइन एजुकेशन का। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका थर्ड विच इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सी ये आपके टाइप से फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल के। देखिए फॉर्मल में फुल टाइम एजुकेशन पाथवे चलता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है। हाँ जी, क्या होता है कि आपको स्कूल तो डेली जाना पड़ रहा है क्योंकि वो फॉर्मल एजुकेशन है जिससे आपको क्या चाहिए, एकदम क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं, डिग्रीज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो होगा आपका फॉर्मल जिसमें आप स्कूल कॉलेजेस जो स्ट्रिक्टली जाते हैं या फिर सारे रूल्स रेगुलेशन को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या आता है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे कोर्सेज, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, और ये स्ट्रक्चर्ड ही होता है, प्लान्ड भी होता है। जैसे ये होता है वैसे ये भी होता है नॉन फॉर्मल। ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, जो आपको आता है उससे ज्यादा स्किल्स और कैपेबिलिटीज मिलती है। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता, ये आप एक्स्ट्रा सीख रहे होते हो। ठीक है, जैसे अगर आपने स्विमिंग सीखी है या कोई और, जैसे आपने आजकल डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है उसका कोर्स सीखा है, तो ये सारी चीजें इसमें आएगी नॉन फॉर्मल में। ओके, और जो इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, दैट इज डेलिबरेट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये ओपन लर्निंग जैसा होता है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से करते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड, एनीवेयर, हम कभी भी कहीं पे भी सीख सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होता है ये। ठीक है, और ये कोर्सेज, वर्कशॉप्स और जो सेमिनार्स है ये आपका एक्स्ट्रा स्किल्स ग्रो करने के लिए होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल है और ये भी आपको हेल्पफुल है, लेकिन ये क्या होता है, पर्सनल होता है इन नेचर। ओके, तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा हो और आपने अगर सॉल्व करने में बहुत एंजॉय भी किया हो, तो होप सो कि आप नेक्स्ट वाली सीरीज या नेक्स्ट वाली इसकी जो आने वाली है एपिसोडिक, उसमें जुड़ेंगे और हमारे साथ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नेट हम क्रैक करवाएंगे। थैंक यू सो मच।